स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के वर्कशॉप में हूँ, एक आईटीआई के वर्कशॉप में, ठीक है। और वर्कशॉप में आपको पता है ढेर सारी मशीनरीज होती हैं और एक ट्रेड में पर्टिकुलर कई सारे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर सभी ट्रेड में 15-20 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स होते हैं जो सभी ट्रेनीज को अलॉट किया जाता है, पर्टिकुलर सबको इंडिविजुअल एक एक दिया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो आपको मैं शो करने वाला हूं, उनका आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना और उनका इस्तेमाल करना मैं बताऊंगा। और क्या बताने वाला हूं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ट्रेनीज की जो टूल किट होती है उनके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए प्रैक्टिकल के दौरान, और मोस्टली इन्हीं का इस्तेमाल आप आगे फ्यूचर में भी करते हैं। अगर आप अपना कोई स्वरोजगार करते हैं या फिर किसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन का वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी यही टूल्स, जो टूल किट है वो आपकी इस्तेमाल होती है, ठीक है। और मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। आपने देखा भी होगा मैंने यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, हालांकि वीडियो को स्टैंड वगैरह नहीं है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट रहेगा, तो आप मैनेज कीजिएगा। बाकी सर से मैं पूछ लेता हूँ एक बार, सर दिख रहा है क्या? तो सबसे पहले एक कॉमन सा आपके सामने जो यहाँ पर टूल दिख रहा है, ये ट्रेनीज टूल है। वैसे तो बहुत सारे हैं, 200 प्लस आपके 200-250 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स को मैं आइडेंटिफाई करना आपको सिखा दूंगा, सबका नाम और उनको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये नई कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि और आप चाहते हैं तो सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, वो सब कुछ जितने भी उपलब्ध होते हैं एक आईटीआई कॉलेज पर, सब मैं दिखा, मतलब उपलब्ध होना नहीं, जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए हर जगह, एनसीवीटी के कॉलेज जो भी हैं, तो वो सभी मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे कि आपके सामने ये क्या है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। और कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉम्बिनेशन, कंबाइन, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें अगर जुड़ी हों तो वहाँ पर उसको क्या कहेंगे? कंबाइन करना कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये ऐसा प्लायर है जिसको बहुत लोग, अगर बहुत ज़्यादा हिंदी या इस तरह से पिलास भी आपने ये शब्द सुना होगा, लेकिन जेन्युइन वर्ड इसका है प्लायर, ठीक है। तो प्लायर और इसको मल्टी वर्क इससे कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी वर्क इन द सेंस कि इससे आप क्या कर सकते हैं, जो आगे का जबड़ा दिया हुआ है, इस जबड़े से आप तार को, 2 तार हैं उनको पकड़ के आप इस प्रकार से ऐंठ सकते हैं जोड़ते समय। उसके अलावा जो बीच का यहाँ पर देख रहे होंगे, बीच में, अगर शायद वीडियो में दिख रहा है सर क्लियर, जो बीच का यहाँ पर हिस्सा दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे स्लॉट्स भी कटे हुए हैं और गैप है थोड़ा राउंड लिया हुआ। तो ये क्या होता है, कोई बोल्ट वगैरह या कोई चीज़ हमें खोलनी या इस प्रकार से खोलना या कसना है तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैं अपने हाथ को तो बोल्ट नहीं बना सकता, यहाँ आसपास होता तो शायद मैं बेहतर तरीके से बता लेता। इसको कहते हैं अधूरी तैयारी, ठीक है, मैंने लिया नहीं था। तो जो बीच का हिस्सा है, हम इससे इस जबड़े से पकड़ के किसी भी नट बोल्ट को खोलने और कसने का काम कर सकते हैं। और ये जो लास्ट में देख रहे हैं, ये एज बनी हुई है, इधर से तो खाली है लेकिन इधर एज बना हुआ है थोड़ा सा नुकीला टाइप का, तो इससे कोई भी हम वायर काट सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, वायर में लिया था, वायर तो लिया हूँ, ठीक है। ये जो अलग अलग, जैसे ये आगे का जबड़ा है, इससे पकड़ के आप इस वायर को क्या कर सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे भी आप लेफ्ट राइट जिधर भी मोड़ना है ज़रूरत के हिसाब से मोड़ सकते हैं। उसके अलावा ये जो साइड वाला यहाँ पर एज दिख रही है, इस एज की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, वायर को कट कर सकते हैं। तो देखिए छोटा सा टुकड़ा कट गया होगा, शायद वीडियो में दिख जाए। तो इस प्रकार से इसको काट सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक से ज़्यादा काम कर रहा है। तार को मोड़ना, ऐंठने, जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। बीच वाले हिस्से से हम किसी भी चीज़ का मतलब बोल्ट नट को खोलने कसने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ कटिंग के लिए भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर है। और ये अलग अलग साइज़ के होते हैं। ये काफ़ी छोटा आपको दिख रहा होगा। साइज़ मेजर करने का सबसे आसान तरीका होता है, आपके पास स्टील रूल होना चाहिए, ठीक है। ये भी ट्रेनीज टूल किट में होता है, स्टील का बना है, सिंपल सी बात है। रूल है, स्केल है, जो आप लोग प्लास्टिक की और लकड़ी की भी देखे होंगे। हालांकि यहाँ पर स्टील की इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें वर्कशॉप और हैवी काम करना है, तो प्लास्टिक, लकड़ी का तो जल्दी मिट जाएगी, प्लास्टिक का भी क्या होता है, टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। तो मोस्टली वर्कशॉप वगैरह में स्टील का ही प्रेफर किया जाता है। इस पर जंग नहीं पकड़ता स्टील का। अगर आयरन का होता तो जल्दी क्या होगा, जंग पकड़ लेगा और ये सब मिट जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर मेजर किया जाए तो इसको हम लोग mm में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है इलेक्ट्रीशियन की, उनकी जो लेंथ होती है वो mm में, मिलीमीटर में नापा जाता है, मापा जाता है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर वाली एज और लास्ट में जो हैंडल है उसकी एज का एक तरह से हम यहाँ पर इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग ये 15-16 आ रहा है। जनरली ये 15 ही माना जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है हैंडल सरकने से भी। तो 15 मतलब ये 150 mm का है, ठीक है, इसलिए छोटा है। उसके अलावा आप 200 mm का भी प्लायर ले सकते हैं,
250 mm का भी प्लायर ले सकते हैं। तो मार्केट में आप जाएंगे तो आप बोलेंगे प्लायर लेना है, तो क्या होगा, वो कोई भी उठाकर दे सकता है। तो आपको देखना है, जनरली जो है 200 mm का एक स्टैंडर्ड होता है, ये थोड़ा ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन वर्क के लिए 200 से 250 mm वाले जो प्लायर है बेहतर रहेंगे, ठीक है। तो ये मेजर कैसे कर सकते हैं, ऊपर वाले एज से लेकर नीचे वाले हैंडल का जो एज है इससे आप मेजर करिए, इसी से आपको पता चल जाएगा। यहाँ 15 पर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका 150 mm है, ठीक है। स्टील रूल अगर आप रीडिंग नहीं जानते हैं तो क्लास करिए, प्रैक्टिकल सीखिए, कॉलेज जाइए, तो ये आप जान जाएंगे। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। अब प्लायर की और भी कैटेगरीज हैं जो ITI में होती हैं। जैसे आप देखोगे, एक ये है आपका, ये इसमें एक साइड में एज बनी हुई है, नुकीली एज है, और इधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं साइड, क्योंकि एक साइड में ही है कटिंग के लिए, इसका नाम सिंपल सा है साइड कटिंग प्लायर। मेरे ख्याल से मैं शो कर लेता हूँ, दिख रहा है सर, साइड कटिंग प्लायर। एक साइड में एज बनी है और एक साइड में इधर गैप रहता है, ठीक है। तो ये भी प्लायर का एक क्राइटेरिया मतलब कैटेगरी है, और इसका इस्तेमाल कटिंग के लिए, हार्ड वायर वगैरह होते हैं जनरली, तो उसको कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा है, इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, थोड़ा सा हाथ मजबूत होना चाहिए, मैं थोड़ा सा फिर भी मैं काट लिया, ठीक है। तो ये काफ़ी शार्प होता है, और कुछ ऐसे वायर होते हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन प्लायर आपने देखा होगा जनरली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये डैमेज हो जाता है। तो इसकी भी एक लिमिट है, कुछ हल्के तार वगैरह काटिए, ज़्यादा हार्ड है तो साइड कटिंग प्लायर आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो ये 2 प्लायर हो गए, साइड कटिंग प्लायर आप समझ गए। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज, इसकी जो नोज मतलब जिसकी नाक लंबी हो, लॉन्ग नोज प्लायर। तो ये देखिए आगे का हिस्सा काफ़ी लंबा होता है इसका, इसी वजह से इसको लॉन्ग नोज प्लायर कहा जाता है। और इसमें भी 2 होता है, लॉन्ग नोज प्लायर में भी 2 होता है। एक ऐसा होता है जिसकी एज जो है ये राउंड होती है, इस तरह से गोलाई लिए हुई होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, राउंड लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है। उसके बाद एक आपका होता है जो स्ट्रेट होता है, सिंपल, देखिए एकदम सीधा है, ये चपटा है, ठीक है। ये क्या है, ये चपटा है और ये राउंड है। तो दोनों का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो जो चपटा वाला होता है, फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है, कोई पैनल है या कोई स्टेबलाइजर वगैरह इन्वर्टर है, कोई नीचे बोल्ट है, नट बोल्ट है, कोई स्क्रू है, नट बोल्ट की बात करेंगे, स्क्रू में तो आपका स्क्रू ड्राइवर लग जाएगा, नट बोल्ट है और नीचे की साइड में है, तो उसको खोलना या बंद करना है तो हमारा हाथ वहाँ नहीं पहुँचेगा। लेकिन ये जो आपका इस तरह से चपटा या फ्लैट है, जो फ्लैट वाला है आपका, इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे नीचे ले जाएंगे, और जो हल्का छोटा होता है, नट बोल्ट जनरली नीचे है तो छोटे ही होंगे, तो उनको खोलने बंद करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि राउंड वाला क्या होगा, तो राउंड वाले से तो आप क्या होगा, यहाँ पे तो नट बोल्ट बैठेगा ही नहीं, इससे खोलेंगे कैसे। तो जनरली इसका इस्तेमाल क्या होता है, अगर कोई तार वार कोई नीचे है, अंदर है, तार वगैरह पकड़ के बाहर ले आना है, उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आगे का सिरा इसका काफ़ी पतला होता है, जो आपका फ्लैट है इससे भी पतला होता है। और दूसरी चीज़, अगर कोई वायर है उसकी एज है, उसको राउंड करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से राउंड इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। कई बार टर्मिनल वगैरह में हमें थोड़ा सा, हालांकि उतना राउंड नहीं हुआ है, फिर भी इस तरह से अगर थोड़ा एज पकड़ के आप करेंगे तो राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये ऐसी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कई बार ऐसा होता है जहाँ वायर वगैरह होती है, जिसको हमें थोड़ा सा राउंड करके, केबल्स वगैरह जनरली, और कहीं हमें प्लग नट बोल्ट या स्क्रू पर कसना होता है, तो इस तरह से हमें राउंड करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी राउंड नोज प्लायर का इस्तेमाल होता है। नोज प्लायर इनकी जनरली ये चीज़ लंबी है, इसलिए लॉन्ग नोज प्लायर इनको बोला जाता है, ठीक है। लॉन्ग में 2 टाइप के होते हैं, एक फ्लैट है और एक राउंड होता है। तो प्लायर की लगभग आपको मैंने कितनी 4 कैटेगरी बता दी। कॉम्बिनेशन प्लायर आपका ये रहा, कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, उसके बाद ये लॉन्ग नोज प्लायर में 2 अलग टाइप की, एक फ्लैट है और एक राउंड हो गई, ठीक है। और सबके पीछे इंसुलेशन है, सबके पीछे इंसुलेशन, ये जो प्लास्टिक है क्या है, इंसुलेशन है। इंसुलेशन इसलिए है कि इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हैं आप, इलेक्ट्रीशियन हैं आप, तो सभी लोगों के लिए क्या है, आपको ज़रूरत है इंसुलेशन की, ठीक है। अभी कोई फ़ोन भी कर रहा है इसी में, कस्टमर केयर, ठीक है। तो ये अपना कोई सामान बेच रहे होंगे। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर, या कोई भी प्लायर होगा, कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ज़्यादातर पीछे इंसुलेशन होगा, क्योंकि हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट हैं। इलेक्ट्रिशियन के जो कोई भी व्यक्ति होते हैं तो बिजली वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, तो शॉक ना लगे उसकी सुरक्षा के लिए मोस्टली इंस्ट्रूमेंट पीछे से इंसुलेटेड रहते हैं, ठीक है। अब हम अगले आते हैं इस पर, आपका स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर क्या है, इसमें भी अलग अलग टाइप के हैं। ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। उसके अलावा ये देखेंगे, ये भी बड़ा ही है, लंबा है, लेकिन इसकी थिकनेस पतली है, साथ में ऊपर से प्लास्टिक लगा हुआ है। इसको हम इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। और ये आपका हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर होता है। मोस्टली हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर वहाँ इस्तेमाल होगा। इसकी टिप जो आगे की है, ये भी देखिए काफ़ी चौड़ी है, इसके कंपेरिजन में मेरे ख्याल से दिख रही होगी, सर दिख रही है वीडियो में, टिप दोनों में डिफरेंस है।
ये पतला है और ये जो टिप है यहाँ देखिए चौड़ाई इसकी कम है, ये लगभग हैवी ड्यूटी वाला इससे जस्ट डबल हो जा रहा है। एक अंदाजे से आप देखेंगे तो लगभग डबल के बराबर हो रहा है। तो कई जगहों पर कोई हमारा स्क्रू जो काफ़ी बड़ा है, लंबा है, हैवी है, ज़्यादा ग्रिप में है और जहाँ पर ज़्यादा हमें फोर्स के साथ ज़्यादा बल लगाकर उसे खोलने की ज़रूरत है, तो ऐसे में हम हैवी ड्यूटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी हल्के छोटे पेच होते हैं, लेकिन इंसुलेटेड मोस्टली हैवी ड्यूटी ऐसे जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो रहा हो, करंट प्रवाहित ना हो रही हो। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाते समय एक्सीडेंटली हमारा हाथ इस पे जा सकता है या फिर ये ऐसे टच कर सकते हैं तो हमें शॉक लग सकता है। तो मोस्टली हैवी ड्यूटी वैसे स्क्रू जहाँ पर काफ़ी बड़े स्क्रू हैं, ठीक है, जिस ऐसा स्क्रू जनरली आपने देखा होगा कि स्क्रू में क्या होता है, कट लगा होता है। तो कट लगा होता है तो जितना बड़ा स्क्रू का कट होता है लगभग हमारे स्क्रू ड्राइवर की टिप उतनी बड़ी होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर बैठेगा और पूरा सही से फोर्स लगेगा। अगर आपकी टिप छोटी है और स्क्रू चौड़ा है और टिप छोटी है तो कई बार आपने देखा होगा कि आपका स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, ऐसे फिसल जाता है और पेंच को ओपन नहीं कर पाता है। तो ऐसी जगहों पर ये ध्यान रखना होता है कि जितनी बड़ी जो स्लॉट कटा है, जितना बड़ा है आपके पेंच का जो स्क्रू का, उतना ही चौड़ाई का आपको स्क्रू ड्राइवर सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हैवी ड्यूटी मोस्टली ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होगा जहां इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो रहा हो, क्योंकि इस पर यहाँ पर इंसुलेशन नहीं है और जैसे बड़े स्क्रू वगैरह हैं या काफ़ी जिनको खोलना आसान नहीं है, डीप तक अंदर तक हैं और टाइट हैं, वैसे जगहों पर ये इस्तेमाल होगा। और इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर फ्लो हो रही हो, पैनल्स हैं या कोई एमसीबी बॉक्स है या फिर कोई अन्य मतलब ऐसी जगह है या इंस्ट्रूमेंट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो और वहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है, तो हम लोग इंसुलेटेड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि ग्रिप अगर हम लगा रहे हैं, ग्रिप के समय ये अंगूठा या कोई उंगली यहाँ पर टच कर गई तो इसमें करंट जो है फ्लो नहीं करेगा, इंसुलेशन की वजह से हमें शॉक नहीं लगेगा, अंदर भले ही करंट फ्लो करे इस पर नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे एमसीबी बॉक्स वगैरह में एमसीबी थोड़ा अंदर है तो उसे हमें थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा स्क्रू ड्राइवर, जहाँ पर छोटा है तो वहाँ पर छोटा स्क्रू ड्राइवर लेंगे। इनकी साइज कैसे मेजर करते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर की जो साइज है उसके हैंडल से टिप तक की जो लंबाई होती है उसको मेजर किया जाता है। जैसे हैंडल पर हमने इसको सेट कर लिया और टिप तक आ गए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 25, शायद आपको ना दिख रहा हो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, विश्वास कर लीजिएगा, दिख रहा होगा। ये जो एज है लगभग 25 के पास है, दिख रहा है सर? चलिए कोई बात नहीं, 25 के पास है। तो 25 मतलब ये ऊपर की तरफ देखिए तो ये 25 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें क्या किस में लेना है, मिलीमीटर में लेना है। मैंने बोला कि सबको mm में मेजर किया जाता है, तो ये 250 mm का स्क्रू ड्राइवर हो गया इंसुलेटेड टाइप का। और इसकी बात करें अगर इसको हम मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसको देखेंगे आप तो ये 220 पर आ रहा है, 20 पर आ रहा है, तो ये 200 mm का हो गया, ठीक है। ये 200 mm का हो गया। लंबाई भी देखिए दोनों में डिफरेंस है। हैंडल से नहीं मेजर करते हैं, हैंडल से मेजर करेंगे तो देखिए इधर हो जा रहा है ना, छोटा बड़ा हैंडल हो सकता है डिजाइन कंपनी वाइज, लेकिन आपको जो हैंडल का नीचे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, इसका शाफ्ट जो है, सैंक जो है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टिप तक की जो लंबाई है इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये 200 की है, 200 mm है, ये 250 mm है। इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे कई जगहों पर हमें छोटे की भी ज़रूरत पड़ सकती है ना, इतना बड़ा स्क्रू ड्राइवर कहाँ इस्तेमाल करेगा, नज़दीक ही कोई छोटा स्क्रू है या पास में है, तो ऐसे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेजर करते हैं तो ये आपका 150 है, 150 mm का है। ये भी, ये देखिए बहुत ही हैवी ड्यूटी नहीं है, ये थोड़ा पतला है, तो लाइट वर्क के लिए इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। और इससे भी छोटा देखिए ये रहा आपका, ये आपका 10 तक आ रहा है, तो 100 mm का है ये, ठीक है। तो अलग अलग साइज के स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल होते हैं आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग। अब देखिए 100 mm में भी दो प्रकार के हैं, एक 100 mm है नॉर्मल और 100 mm इंसुलेटेड। तो अगर हमें ऐसा देखना है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फ्लो हो रही है, फ्लो हो सकती है, तो ऐसे जगह पर हम प्रीफर करेंगे कि इंसुलेटेड वाला इस्तेमाल करें। हालांकि डिपेंड भी करेगा स्क्रू की साइज का। आप देखिए इसकी टिप और इसकी टिप में कितना डिफरेंस है, तो कोई लाइट हल्का होल्डर वगैरह में या बोर्ड वगैरह में कोई पीछे वायर है, जैसे ये रहा, ठीक है, कोशिश करते हैं। ये जो यहाँ पर आपको ये वायर खोलना या टाइट करना है तो आप क्या करोगे, इसमें छोटे स्क्रू होते हैं तो ये वाला टिप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इसका जो टिप है यहाँ पे चौड़ाई भी देखेंगे तो पतली है, इसके हिसाब से ये सही सेट हो जा रही है। लेकिन अगर बड़ा पेंच होता, बड़ा स्क्रू होगा, तो फिर हमें ये छोटा सा लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, फिसल जाएगा, सही ग्रिप नहीं बनेगी, ना ही ओपन कर सही से खोल पाएगा, उसको डैमेज और करेगा, ठीक है। तो जगह और इस्तेमाल जैसा हमारा है उस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं, और अलग अलग साइज के और अलग अलग प्रकार के मैंने बता दिया, इंसुलेटेड, नॉन इंसुलेटेड और अलग अलग साइज। साइज कैसे मापेंगे, स्टील रूल की सहायता से आप माप सकते हैं। तो हमने दो चीज़ें आपको क्लियर कर दी, क्या, प्लायर एंड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिशियन में। इसकी ज़रूरत तो सबकी पड़ती है मतलब सबको पड़ती है, ठीक है। दो टाइप के हैमर है मोस्टली, और इनके पीछे का जो ये हिस्सा है, आगे का फेस तो दोनों का सेम है, देख रहे होंगे, ठीक है, दोनों का फेस सेम है एक प्रकार से, लेकिन पीछे इनका बनावट जो स्ट्रक्चर है अलग है। ये देखेंगे ये गोल हैं भाई साहब, इस तरह से गोल हैं, और ये चपटे हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, ये कौन से हैं आपके, दो टाइप के हैमर होते हैं आपके, बॉल पिन और क्रॉस पिन, ठीक है। तो ये बॉल पिन है और ये आपके क्रॉस पिन है, ठीक है। दो टाइप के हैमर है, ये बॉल पिन और ये क्रॉस पिन। बॉल गोल है इसलिए बॉल पिन बोला जाता है, और ये आपके चपटे हैं, इनको क्रॉस पिन बोला जाता है। दोनों हैमर है। हैमर का इस्तेमाल हमें जनरली करना ही करना है, हो सकता है वायरिंग वगैरह करते समय कहीं दीवार है, चीज़ें वगैरह से कोई तोड़ना फोड़ना इस प्रकार की चीज़ें हों तो इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये दो प्रकार के आपके हैमर हो गए। उसके बाद आगे बात करते हैं, स्टील रूल तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, बोर्ड वगैरह बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ये बोर्ड बना रहे हैं, हमें स्विचेस फिट करना है, तो हमें कितने लंबाई और कितने चौड़ाई में इसकी कटिंग करनी है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्टील रूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्टील रूल का तो हर जगह इस्तेमाल है, तो स्टील रूल आप जान लीजिए। उसके बाद एक और आपका ये स्टील टेप होता है, ठीक है। सतीश सर सही बोल रहा हूँ ना, स्टील टेप ही है ना। स्टील टेप क्या है, कोई जैसे आपको लंबी वायरिंग वगैरह करनी है, वहाँ से वहाँ तक कितना वायर लग रहा है, कितनी पाइप लगनी है, तो पहले आप मेजरमेंट लेकर तब वायर वगैरह कटिंग करेंगे, नहीं तो वेस्टेज हो सकता है। इसके बाद हम अगले पर बढ़ते हैं। अगला हमारा इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, हालांकि ये शायद मेरा हाथ वैसे ही फिसल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिशियन नाइफ है। इलेक्ट्रिशियन नाइफ का भी काम वही है, केबल्स वगैरह को उसका इंसुलेशन हटाना, काटना वाटना, इस टाइप की चीज़ें। हालांकि ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं इलेक्ट्रिशियन नाइफ, ठीक है। उसमें अच्छी ब्लेड होती है, पीछे इंसुलेशन होता है। अब ये तो पीछे स्टील है, इसका क्या कोई इस्तेमाल करेगा, तो ये गलत टाइप का दे दिया इन्होंने, बट ठीक है। उसके बाद ये है वायर स्ट्रिपर, ठीक है, वायर स्ट्रिपर। इसमें देखिए यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं, वी टाइप का ग्रुप्स बना हुआ है, देख रहे होंगे सतीश सर, दिख रहे हैं, दिख रहा है इसमें ग्रुप्स, दोनों तरह से ग्रुप्स कटे हुए हैं, और इसमें इसी जो खांचा कटा हो, इसी में हम क्या करते हैं, इस वायर, कोई भी वायर इंसुलेशन हटाना है तो इसी बीच में हम सेट करते हैं, और हल्का सा प्रेस करते हुए इसको ऐसे बाहर की तरफ कर देते हैं, तो ये वायर इस तरह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ऊपर वायर नहीं निकलता, ऊपर का ये इंसुलेशन हट जाता है। लेकिन अगर कोई और प्लायर हम इस्तेमाल करें तो रिस्क रहता है कि वो पूरी तरह से प्रेस होगा तो कट के अंदर का वायर भी काट देता है। लेकिन इसीलिए इसमें क्या होता है, ध्यान से देख रहे होंगे, हम इसको बंद कर रहे हैं, फिर भी बीच में देखिए होल बच रहा है, तो ये जो होल बचता है इससे क्या हो जाता है, जो गैप बच रहा है, इस गैप से ये अंदर का जो तार है वो सुरक्षित रह जाता है, और ये ऊपर से इंसुलेशन हटा देता है। वायर स्ट्रिपर इसीलिए इसको बोला जाता है। स्ट्रिप मतलब होता है नंगा करना, तो किसको नंगा कर रहे हैं, वायर को, तो इसलिए वायर स्ट्रिपर इनको बोला जाता है, ठीक है। और वायर स्ट्रिपर एक और टाइप का मेरे पास है यहाँ पर, तो इसमें देखिए अलग अलग साइज़ का होल आपको दिख रहा होगा, यहाँ कम दिख रहा है, यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। इस पर साइज़ भी लिखा है कि किस mm का वायर है और उसका इंसुलेशन हटाना चाहते हैं तो उस वाले गैप में आप अपने को उस वायर को सेट करिए, ठीक है। हर अलग अलग साइज़ का यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये नीचे के जो यहाँ पर लगे हुए हैं, ये सब आप वायर स्ट्रिपर के लिए तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इससे जो लग्स वगैरह होती हैं ना, लग्स आपने देखा होगा, जो तार वगैरह के आगे, इन्वर्टर के आगे या बहुत सी जगहों आपने देखा होगा, इस तरह गोल टाइप का रहता है, कुछ गोल टाइप का रहता है, इसके ऊपर लगा के ऐसे दबा दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि स्पार्क वगैरह ना हो, तार ना जोड़ के, वो उसको लग्स बोलते हैं। हालांकि मैं आगे कभी कवर कर दूंगा, फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो लग्स वगैरह फिट करने के लिए जो आगे का हिस्सा है, इसका इस्तेमाल ऐसे प्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बात करें तो एक ये भी आपका एक तरह से मिलता जुलता, देखने में प्लायर जैसा लगता है, लेकिन ये प्लायर नहीं है, इसको पिंसर बोला जाता है। और इसका काम होता है, कहीं कील वगैरह है तो उसको जनरली ऐसे कहीं लगी हुई है तो उसको दबा के ऐसे हम प्रेस करके कील वगैरह बाहर निकालने के लिए, या कोई स्क्रू फंस गया है उसको दबा के ऐसे बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम पिंसर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक खतरनाक चीज़ है, ठीक है, इसका आगे का हिस्सा काफ़ी नुकीला होता है, तो इसको हम पोकर बोलते हैं। तो मोस्टली कोई स्क्रू या पेंच हम वुडन वर्क में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें कहीं लकड़ी का बोर्ड वगैरह बना रहे हैं या कोई चीज़ है, पैनल वगैरह है, कोई लकड़ी का है, तो उसमें पहले क्या होगा, जो एक पेंच होती है जिसमें आगे का हिस्सा पहले पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होता जाता है, ठीक है। सेल्फ वो अपने आप जो है होल बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो उसको शुरू में रास्ता बनाने के लिए जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड में हल्का सा हम इससे क्या करते हैं, इसको दबा के थोड़ा सा कुछ दूर तक, पूरा बोर्ड को अंदर तक होल नहीं करते हैं। जैसे कोई लकड़ी का थोड़ा मोटा हिस्सा हो तो इतना छोटा सा ही है, मोटा हिस्सा, तो हम थोड़ा सा इसको दबा के
थोड़ा इसमें हिस्सा ऐसा जगह बना देते हैं कि जब हम अपना स्क्रू यहाँ पर रख के पीछे स्क्रू ड्राइवर से कसना चाहें तो ऐसे सीधे स्क्रू इस पर रखेंगे तो फिसल के इधर उधर गिर जाएगा। लेकिन अगर इसकी मदद से हम उस लकड़ी में थोड़ा सा होल बना दें तो उसमें क्या स्क्रू वहाँ पर फंस जाएगा और पीछे से फोर्स लगा के उसको कसा जाएगा तो जगह बनाते हुए अंदर चला जाएगा। तो ऐसी जगहों पर आपका ये पोकर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी थोड़ा बहुत मैं कुछ गलत भी बता सकता हूँ तो आप उसको सही कर लीजिएगा। कोशिश ये है कि जितना मैं जानता हूँ उतना आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ट्राई स्क्वायर है, ठीक है, ट्राई स्क्वायर है, सतीश सर ने बता दिया, फिटर वाले सर है तो इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपका ट्राई स्क्वायर है मोस्टली अगर हम दो चीज़ें कोई ज्वाइंट बना रहे हैं, जैसे हम एक बॉक्स बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, अगली बार पूरी तैयारी से आऊँगा मैं वीडियो बनाने। तो अगर हम कोई दो चीज़ है इस पर 90 डिग्री पर सेट कर रहे हैं तो हो सकता हो कि हम ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो या तो इधर को झुका हो, तो ये 90 डिग्री पर है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारा ट्राई स्क्वायर। इस प्रकार से हम लगाते हैं और चेक कर लेते हैं, अगर थोड़ा झुका है तो नीचे की तरफ इधर गैप उठ जाएगा और ये हर तरफ से अगर बराबर चिपका हुआ तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पर सेट है। तो कोई भी अगर हम बॉक्स बना रहे हैं किसी प्रकार से, कोई पैनल बना रहे हैं किसी प्रकार से, है ना, तो उसमें दो चीज़ें हैं उसको हम जोड़ रहे हैं तो दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं कि नहीं, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। 90 डिग्री होना क्यों जरूरी है? अगर आप बॉक्स बना रहे हैं, ये थोड़ा सा टेपर हो गया, उधर वाला थोड़ा सा टेपर हो गया, तो चौकोर बॉक्स वो बनेगा ही नहीं। तो चौकोर बॉक्स बनाना है तो आपको चारों उसके जो एंगल हैं 90 डिग्री होने चाहिए और वहाँ पर आपका ट्राई स्क्वायर काम आता है आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दो और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये शायद उतनी बेहतर तरीके से यहाँ पर ना दिखे, बट ये है आपका स्क्राइबर। और स्क्राइबर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं कई बार कुछ मेटल वगैरह की जैसे कोई मेटल पीस है या कोई पैनल बना रहे हैं स्टील के, जैसे ये सब बना रहे हैं, तो हमने पहले हमारे पास बड़ा साइज़ का मेटल है लेकिन हमें पर्टिकुलर कुछ हिस्सा काट के निकालना है, तो अब उसको हम उस पर निशान कैसे लगाएंगे? अगर हम उसको पेंसिल वेंसिल या किसी चीज़ से निशान लगाएंगे वो मिट जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये स्क्राइबर इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या होता है, स्केल लगाने के बाद ऐसे जितना हमें सीधी लाइन खींचनी तो ऐसे प्रेस करते हुए सीधी लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये मेटल का होता है और आगे नुकीला होता है, तो पूरा वहाँ से वहाँ तक उस लोहे पर निशान मार देता है, फिर आराम से हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक तरह से मार्किंग टूल है ये, मेटल वगैरह पर मार्किंग करने के लिए, निशान लगाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, स्क्राइबर कहते हैं इसको। और उसके बाद इसी प्रकार का एक थोड़ा सा इससे मोटा है ये, इसको सेंटर पंच कहते हैं। सेंटर पंच का काम ये होता है कि अगर हम ड्रिल मशीन पर कोई मेटल है उसमें होल करना चाहते हैं, तो अगर हम सीधे मेटल रख देते हैं और होल करना है हमें सेंटर में, इधर उधर हिल सकता है और पता भी नहीं चलेगा कि सेंटर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, हैमर लेते हैं और सेंटर पंच की मदद से पर्टिकुलर उस पॉइंट पर जहाँ होल करना है वहाँ पर इसको रख के थोड़ी चोट मार देते हैं, तो वहाँ पर एक हल्का मामूली सा गड्ढा टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा स्पॉट हल्का सा गड्ढा टाइप का बन जाता है। उसके बाद आराम से ड्रिल मशीन के पास ले जाते हैं, तो ड्रिल का जो बिट होता है वो पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर जाता है और वहाँ पर आराम से होल कर लेता है। अगर वहाँ पर कोई उसको सपोर्ट या होल नहीं मिलेगा तो फिसल सकता है, थोड़ा बहुत 1-2 mm इधर उधर होल कर सकता है। तो इसके लिए जो है सेंटर पंच, नाम भी है इसका सेंटर, तो सेंटर पंच ये इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली मैंने अभी यहाँ पर जो उपलब्ध थे और वो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन में 200-250 जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, पावर के लिए जो मीटर्स हैं या फ्रीक्वेंसी मीटर हैं या फिर अन्य इंस्ट्रूमेंट्स है CRO वगैरह या A to Z, सबका आइडेंटिफिकेशन और इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको दिखाऊँ और उनका नाम बता दूँ, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल तो संभव नहीं है, ऐसे वीडियो पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, शायद नहीं हो पाती है, फिर भी जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा। और आज की वीडियो पसंद आई है तो आपका कमेंट आना चाहिए और आपको बताना है कि आगे आप ऐसे पूरे टूल्स अगर आप देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के और उनका नाम जानना चाहते हैं तो नीचे आपके कमेंट इनवाइटेड है, ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना है, बेसिक इंट्रो था। और ये सभी ट्रेनीज को इतने टूल्स तो पता ही होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप कभी इंडस्ट्रीज़ में जाओगे तो इनका इस्तेमाल आपको 100% एज ए इलेक्ट्रीशियन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।